आज व्यक्तित्व पर्सनालिटी टॉपिक के ऊपर यह मेरा दूसरा वीडियो है। प्रथम वीडियो में हम लोगों ने व्यक्तित्व की परिभाषाएं, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व की मुख्य विशेषताओं और व्यक्तित्व का वर्गीकरण देखा था। व्यक्तित्व के वर्गीकरण में हमने व्यक्तित्व का जो प्राचीन सिद्धांत था, जिसको हम लोग टाइप्स थ्योरी कहते हैं, उसको हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने सेल्डन, स्प्रेंगर, कैसमोर, हिपोक्रेटस और भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि के द्वारा जो दिया गया था, उसको हम लोगों ने देखा था। उसके उपरांत हम लोग देखेंगे आज कि दूसरा जो हमारा आधार था व्यक्तित्व वर्गीकरण का, वो था शील गुणों के संगठन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण विभिन्न आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने किया था। उसको आज हम लोग देखेंगे। शील गुण सिद्धांत अर्थात शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण था, उसमें प्रमुख रूप से हम लोग दो को देखेंगे। पहला एल्पर्ट और दूसरा कैटल का देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने वर्गीकरण या ट्रैक्स थ्योरी दिया है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बीएड हो या डीएलएड हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के शिक्षा से संबंधित जो भी जनरल कंपटीशन होते हैं, उनके दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण नहीं है। आज हम लोग देखेंगे शील गुण का सिद्धांत। पहले तो हम लोग देखेंगे शील गुण सिद्धांत है क्या, उसके उपरांत हम लोग देखेंगे कि एल्पर्ट महोदय का इसमें क्या योगदान है। चूँकि जब भी हम लोग शील गुण सिद्धांत की चर्चा करते हैं तो हमारे मन में पहला जो शब्द आता है वो एल्पर्ट का ही आता है। चूँकि एल्पर्ट महोदय ने इस शील गुण सिद्धांत की व्याख्या और इसको विस्तृत रूप से बताया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शील गुण है क्या। शील गुण सिद्धांत क्या है, अर्थात शील गुण क्या है। शील गुण के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का जो मत है, वो बताते हैं कि शील गुण सिद्धांत की उत्पत्ति या इसको क्यों लाया गया। शील गुण का सिद्धांत एक तरह से हम कह सकते हैं कि टाइप्स थ्योरी जो स्प्रेंगर, सेल्डन ने दिया, उससे अलग और उससे भिन्न है। जहाँ वो व्यक्तित्व का प्रकार अलग अलग शारीरिक संरचना, स्वभाव इत्यादि को मान करके व्यक्तित्व का वर्गीकरण करें, वहीं शील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण अलग अलग शील गुणों के मिलने और संगठित होने से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो हम लोग देखेंगे कि यह टाइप्स थ्योरी से अलग है शील गुण का सिद्धांत। तो जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि किसी मकान का निर्माण छोटे से छोटे ईंटों के मिलने से एक भवन, एक मकान का निर्माण होता है, उसी प्रकार हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे शील गुणों से मिलकर ही हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण शील गुणों से ही होता है। अगर हम कहें कि हमारा व्यक्तित्व है तो अर्थात हम कह सकते हैं कि इसकी जो हम व्याख्या करेंगे, किसी के व्यक्तित्व की व्याख्या हम उसके शील गुणों के आधार पर ही करते हैं। यानी हमारे शील गुण वैसे होते हैं जो हमारे व्यवहारों के द्वारा परिलक्षित होते हैं, बाह्य समाज में दिखते हैं। अर्थात हमारे अंदर जिस प्रकार के शील गुण हमारे अंदर होंगे, वैसे ही हमारा समाज के सम्मुख हमारा व्यवहार होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यवहारों की व्याख्या, शील गुणों की व्याख्या दोनों समान है। यहाँ हम देखेंगे कि एक प्रश्न उठता है, तो क्या हमारे जो भी हमारे व्यवहार की व्याख्या होते हैं, जो भी तत्व या तथ्य हमारे व्यवहारों की व्याख्या करते हैं, क्या वे सभी शील गुण हैं? एक क्वेश्चन उठता है। तो इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि जिनसे हमारी व्यवहारों की व्याख्या होती है, वे सभी तत्व, एलिमेंट्स, तथ्य शील गुण नहीं है। शील गुण के आधार पर व्यवहारों की व्याख्या होती है, लेकिन जिसके आधार पर व्यवहारों की व्याख्या होती है, वे सभी शील गुण नहीं है। चूँकि शील गुण कहलाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। शील गुण वैसे गुणों को हम कह सकते हैं जिनमें अस्थायित्व हो, जिनमें संगति हो। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि यद्यपि कोई व्यक्ति आज सच बोलता है, ठीक है, आज सच बोलता है, लेकिन अभी 2 दिन 3 दिन सच बोलता है, तो सच्चाई उसके सच जो बोलता है, अगर आज सच बोलता है, कल भी बोलता है, परसों भी बोलता है और 10 दिन के बाद बोलता है, 1 साल के बाद बोलता है, सच्चाई से वो अपना नाता नहीं तोड़ता और सदैव सत्य का ही साथ देता है, तब हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में
सत्य सच्चाई नाम का सिलगुण है। सच्चाई के आधार पर ही उसके व्यवहारों की व्याख्या करते हैं तो हम कह सकते हैं। लेकिन यद्यपि कोई व्यक्ति आज सच बोल रहा है, हमारे सामने सपोज कीजिए आप लोग सच बोल रहे हैं और बाहर जाकर के आप झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। आप 10 दिन 5 दिन सच बोलते हैं और बाद में जाकर के आप झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, तो हम ऐसे गुणों को सिलगुण नहीं कहेंगे। चूँकि सिलगुण सिद्धांत के अनुसार सिलगुण कहलाने के लिए उसकी संगति और उसमें अस्थायित्व का होना बहुत ही जरूरी है। हर समय हर परिस्थिति में आपको अपने सिलगुणों को नहीं छोड़ना चाहिए, गुणों को नहीं छोड़ना चाहिए, तभी वे सिलगुण कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि हम आज कुछ और हैं, कल स्थिति बदल जाती है तो हम सच्चाई का सामना छोड़ दें, या जो भी हमारे सिलगुण हमारे अंदर है जिसके आधार पर हमारे व्यवहार की व्याख्या हो रही है उसको हम बदल दें। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा सिलगुण नहीं कहलाएगा। अतः सिलगुण कहलाने के लिए उसमें अस्थायित्व और संगति आवश्यक है कि प्रत्येक सिचुएशन में हम अपने सिलगुण को नहीं छोड़ें। ये हो गया। ये तो सिलगुण क्या है वो मैंने आपको बताया कि सिलगुण के माध्यम से हमारे व्यवहारों की व्याख्या होती है। सिलगुण में अस्थायित्व और संगति होना आवश्यक है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकारा सिद्धांत जहाँ यह बताता है कि प्रकारा सिद्धांत के अपोजिट यह सिद्धांत मानता है कि हमारे व्यवहारों का जो हमारे व्यवहारों की जो व्याख्या होती है, प्रकारा सिद्धांत जहाँ यह मानता है कि प्रकार के अनुसार हमारे व्यवहारों की व्याख्या होती है। जैसे आयताकार, चौड़ाकार, मोटाकार, ये इत्यादि थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। वहीं हम देखते हैं कि ट्रैट्स थ्योरी के अनुसार यह बताता है कि मनुष्य के व्यक्तित्व के व्यवहारों की व्याख्या उसके अलग अलग शील गुणों के आधार पर ही होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे व्यक्तित्व पर, हमारा व्यक्तित्व को जो नियंत्रण करता है, हमारे व्यक्तित्व को जो नियंत्रण करता है वो हमारा शील गुण ही है। ठीक है, शील गुण अर्थात हमारे व्यवहारों को नियंत्रण करने वाला ही शील गुण है। ये प्रकारा सिद्धांत से अलग और भिन्न सिद्धांत है। इसमें मुख्य योगदान जो है वो अल्बर्ट महोदय का है। चूँकि अल्बर्ट महोदय का जब भी हम नाम लेते हैं तो सिलगुण का सिद्धांत अपने आप हमारे सम्मुख प्रदर्शित होने लगता है। चूँकि अल्बर्ट महोदय ने जितना सिलगुण के सिद्धांत को अच्छे ढंग से और पूर्ण रूप से समझाया है, अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर उतना काम नहीं है किया है। हम लोग पहले पढ़ेंगे अल्बर्ट का सिलगुण का सिद्धांत। अल्बर्ट महोदय एक तरह से हम कह सकते हैं आधुनिक सिलगुण सिद्धांत के प्रणेता या जनक अल्बर्ट महोदय को ही माना जाता है। सिलगुण की जो मैंने अभी पूर्व व्याख्या की है वो व्याख्या अल्बर्ट महोदय ने की थी, उसी प्रकार उन्होंने सिलगुण को समझाया था। उसके उपरांत है कि इन्होंने सिलगुण को दो भागों में बांटा था। पहला सामान्य सिलगुण और दूसरा व्यक्तिगत सिलगुण। इसको हम लोग विवरण में देखेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत सिलगुण और सामान्य सिलगुण। ठीक है, अल्बर्ट महोदय ने दो प्रकार के सिलगुणों की चर्चा की है, एक सामान्य सिलगुण और एक व्यक्तिगत सिलगुण। सामान्य सिलगुण के संबंध में अल्बर्ट महोदय का कहना था कि सामान्य सिलगुण उसे कहते हैं जो किसी समाज या संस्कृति के सभी व्यक्तियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। अर्थात एक समाज, एक और संस्कृति के सभी सदस्यों में यह सिलगुण मौजूद होता है, उसमें रहता है और उसके आधारों पर ही उनके व्यवहारों का नियंत्रण होता है। जैसे किसी भी समाज या संस्कृति से चुन सकते हैं हम लोग। जैसे भारतीय संस्कृति में ईमानदारिता, सत्यनिष्ठा,
ये पाया जाता है कि भारतीय संस्कृति के लोग ज़्यादा ईमानदार और सत्यवादी होते हैं। और इसी शील गुण के आधार पर एक समाज या संस्कृति के विभिन्न व्यक्तियों के बीच में आपसी कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन इन्हीं शील गुणों के आधार पर किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप यह जान जाइए कि सामान्य शील गुण हम उसे कहते हैं जो किसी भी समाज, किसी भी संस्कृति के सभी सदस्यों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले गुणों को ही हम शील गुण कहते हैं, जिनके आधार पर ही उनके व्यवहार नियंत्रित होते हैं। और इन्हीं शील गुणों, इसी सामान्य शील गुण के आधार पर ही एक संस्कृति और एक समाज में रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों का आपस में हम तुलनात्मक अध्ययन या तुलना, कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मैं यह बोलता हूँ कि किसी समाज में, किसी समाज या संस्कृति में किसी एक्स व्यक्ति में प्रभुत्व एक शील गुण है, प्रभुत्व एक शील गुण है। कहते हैं कि वो 70 पे है, 70 परसेंटाइल पे है, ठीक ना। तो यहाँ x जो 70 परसेंटाइल पे है, इसका कहने का तात्पर्य है, यहाँ कहने का तात्पर्य है, 70 परसेंटाइल का कहने का तात्पर्य है कि x में जो प्रभुत्व नाम का गुण है, शील गुण है, वो 70% व्यक्तियों से अधिक है। यथार्थ कहने का 70 या 70 परसेंटाइल कहने का मतलब है कि 70% व्यक्ति प्रभुत्व जो हमारा एक्स के पास जो शील गुण है उससे नीचे है 70% व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ शील गुण वैसे गुण को हम कहते हैं अल्पोर्ट के अनुसार जो किसी संस्कृति, समाज में सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, और इसी के आधार पर उस समाज या संस्कृति के विभिन्न व्यक्तियों में आपसी कंपैरिजन या तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है अल्पोर्ट का एक और है व्यक्तिगत शील गुण। व्यक्तिगत शील गुण मुख्य रूप से अल्पोर्ट इस पर विशेष ध्यान देते हैं और इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं। सामान्य शील गुण की तो उतनी वो व्याख्या नहीं करते हैं, व्यक्तिगत शील गुण पर ज़्यादा उनका ध्यान गया। व्यक्तिगत शील गुण के संबंध में अल्पोर्ट महोदय का कहना है कि किसी भी समाज या संस्कृति के सभी सदस्यों में व्यक्तिगत शील गुण नहीं पाया जाता है। किसी भी समाज या संस्कृति के सभी सदस्यों में यह व्यक्तिगत शील गुण नहीं पाया जाता है क्योंकि व्यक्तिगत शील गुण किसी भी समाज या संस्कृति के व्यक्ति विशेष के पास ही होता है और उसी में ही पाया जाता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि समाज या संस्कृति के सभी व्यक्तियों में व्यक्तिगत शील गुण नहीं पाया जाता है, किसी विशेष व्यक्ति विशेष में ही यह शील गुण पाया जाता है, जिसके बारे में हम देखेंगे। व्यक्तिगत शील गुण के संबंध में बात याद आ रही है मुझे कि व्यक्तिगत शील गुण कहने से अच्छा उन्होंने अल्पोर्ट महोदय ने यह बताया था कि इसे हम व्यक्तिगत शील गुण न कर करके व्यक्तिगत प्रवृत्ति कहें, क्योंकि इसके पीछे अल्पोर्ट महोदय यह मानते थे कि व्यक्तिगत प्रवृत्ति शील गुण से कहने से अच्छा है, और यह बात कहते हैं कि व्यक्तिगत प्रवृत्ति जो है ज़्यादा विवरणात्मक है और इसमें भ्रम या संभ्रम होने की संभावनाएं कम हो जाती है जब हम लोग व्यक्तिगत प्रवृत्ति कहते हैं। और यह इसी के बाद हम दोनों अगर वर्ड हम लोग यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत प्रवृत्ति या व्यक्तिगत शील गुण दोनों सामान्य शब्द ही हैं, लेकिन अल्पोर्ट बताते हैं कि व्यक्तिगत प्रवृत्ति जब हम कहते हैं तो इसमें विवरणात्मकता क्षमता ज़्यादा आ जाती है और इसमें भ्रम उत्पन्न होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो अल्पोर्ट महोदय ने यह बताया है कि व्यक्तिगत शील गुण किसी भी संस्कृति और समाज में व्यक्ति विशेष व्यक्ति या कहें तो हम कि सभी व्यक्तियों में नहीं पाया जाता है, बल्कि कुछ ही व्यक्तियों में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि अल्पोर्ट महोदय इसके 3 प्रकार बताते हैं, ठीक ना। इसके 3 प्रकार बताते हैं। पहला प्रकार मुख्य, दूसरा केंद्रीय और तीसरा गौण
प्रवृत्ति या सिलगुण आप दोनों कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसको मुख्य प्रवृत्ति, इसको केंद्रीय प्रवृत्ति, इसको गौण प्रवृत्ति हम कहेंगे, ठीक ना। ये 3 प्रकार व्यक्तिगत सिलगुण के बारे में व्यक्तिगत सिलगुण के प्रकार बताए हैं अल्पोर्ट महोदय कि एक मुख्य प्रवृत्ति कार्डिनल ट्रैट्स, सेंट्रल ट्रैट्स और सेकेंडरी ट्रैट्स, ये उनका कहना है। पहला हम लोग देखेंगे मुख्य सिलगुण को अल्पोर्ट महोदय के अनुसार। इससे पूर्व मैं एक बात बताता हूँ कि अल्पोर्ट महोदय बताते हैं कि ये जो हमारा व्यक्तिगत सिलगुण होता है, व्यक्तिगत सिलगुण की संख्या उन्होंने 18,000 बताई है, ठीक है ना। मैं थोड़ा भूल गया था, व्यक्तिगत सिलगुणों की संख्या अल्पोर्ट महोदय ने इसकी संख्या 18,000 बताई है, जिसको आगे चल करके जब हम लोग कैटल पढ़ेंगे तो कैटल ने कैसे 35 में कन्वर्ट कर दिया। पहले 4500 किया, उसके बाद 200 किया, उसके बाद 45 कर दिया स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मेथड के द्वारा। अभी हम लोग जानेंगे कि अल्पोर्ट महोदय ने व्यक्तिगत सिलगुणों की संख्या 18,000 बताया है, और यह बताया है कि 18,000 व्यक्तिगत सिलगुणों में सभी सिलगुणों को हम लोग नहीं जान पाते हैं। वैसे ही सिलगुणों को हम लोग पहचान पाते हैं जो व्यक्तित्व के परिधि पर होता है। व्यक्तित्व के परिधि पर जो सिलगुण व्यक्तिगत सिलगुण होते हैं उन्हें ही हम जान पाते हैं, और जो केंद्र में होते हैं, जो सेंटर में होते हैं, वैसे व्यक्तिगत प्रवृत्ति या सिलगुण को हम लोग सामान्य रूप से नहीं जान पाते हैं। लेकिन जो व्यक्तिगत सिलगुण परिधि पर होते हैं उन्हें हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं अपने अनुभव या अपने दूसरे के व्यवहारों के द्वारा, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उन्हें जान लेते हैं। लेकिन जो परिधि में होते हैं उन्हें जो केंद्र में होते हैं उन्हें जान पाना बहुत ही मुश्किल है। संख्या तो मैंने देख लिया कि 18,000 बताए थे इन्होंने व्यक्तिगत सिलगुणों की। अब पहला जो है हमारा मुख्य कार्डिनल डिस्पोजिशन या बोल सकते हैं कार्डिनल ट्रैक्ट्स, इसको दोनों हम बोल सकते हैं। मुख्य सिलगुण के संबंध में ये अल्पोर्ट महोदय का कहना था कि मुख्य सिलगुण या कार्डिनल ट्रैक्ट्स जो हैं, कार्डिनल होगा, डिस्पोजिशन होगा, ठीक है ना। कार्डिनल ट्रैक्ट्स या मुख्य सिलगुण के बारे में इनका कहना था अल्पोर्ट महोदय का कि कार्डिनल या मुख्य सिलगुण वैसे सिलगुण को कहते हैं जिनके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या होती है, और ऐसे सिलगुण सभी व्यक्तियों में नहीं पाए जाते हैं, ठीक ना। और जिनके पास ये होते हैं, ऐसे मुख्य गुण या कार्डिनल ट्रैक्ट जिनके पास होते हैं, वे अपने गुण को अंदर से छिपाए नहीं छिपता है, बल्कि उनके ये मुख्य सिलगुण जो होते हैं उनकी प्रमुख पहचान बन जाते हैं। और आप इस सिलगुण को कितना भी अंदर में छिपाना चाहें, लेकिन वो आपसे छिपेंगे नहीं, ठीक ना। लेकिन यही बात है कि अल्पोर्ट महोदय ने बताया कि इस प्रकार के मुख्य सिलगुण सभी व्यक्तियों में नहीं पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख व्यक्ति ही हैं जिनके अंदर इस प्रकार के मुख्य सिलगुण, मुख्य व्यक्तिगत सिलगुण पाए जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि अहिंसा, समाज सेवा, इस प्रकार के कुछ ऐसे मुख्य सिलगुण हैं जो सभी व्यक्तियों में नहीं पाए जाते हैं, और जिनके अंदर यह पाए जाते हैं उन्हें किसी पहचान की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वो स्वयं पॉपुलर हो जाती हैं। जैसे हम लोग मुझे याद आता है कि महात्मा गांधी के अंदर अहिंसा ऐसा सिलगुण था, ऐसा मुख्य सिलगुण था जो उन्हें विश्वविख्यात बना दिया। मदर टेरेसा का नाम आता है। मदर टेरेसा में समाज सेवा की ऐसी भावना थी, ऐसा मदर टेरेसा जी के अंदर ऐसी समाज सेवा की भावना थी जो उन्हें पॉपुलर बना दिया पूरे विश्व में। ये दो सिर्फ अहिंसा और समाज सेवा ही नहीं है, और भी बहुत सारे मुख्य सिलगुण हैं जिनके कारण व्यक्ति बहुत ही पॉपुलर हो जाता है। जैसा हिटलर के पास
हिटलर के पास, नेपोलियन के पास, बेनिटो के पास, जॉर्ज वाशिंगटन, लेनिन इत्यादि मनुष्यों के पास ऐसे मुख्य सिल गुण थे जिनके कारण वे बहुत ही पॉपुलर और प्रचलित हो गए। अर्थात यह कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार के सिल गुण सभी व्यक्तियों में नहीं पाए जाते और जिनमें पाए जाते हैं वे बहुत ही फेमस हो जाते हैं, बहुत ही प्रख्यात हो जाते हैं। और इस प्रकार के गुणों को आप कितना भी अंदर में छिपाना चाहें आप अंदर में, वो आपके अंदर नहीं छिपेंगे। ठीक है, आप समझ गए। इस प्रकार के मुख्य सिल गुण सभी व्यक्तियों में नहीं पाए जाते हैं और जिनके अंदर पाए जाते हैं वो बहुत ही पॉपुलर हो जाते हैं। ठीक ना, ऐसे सिल गुणों की संख्या बहुत ही कम होती है। दूसरा हमारा है केंद्रीय प्रवृत्ति। सेंट्रल ट्रैक्ट्स या डिस्पोजिशन कह सकते हैं, सेंट्रल ट्रैक्ट्स या ट्रैक्ट्स कह सकते हैं। इस प्रकार इसके संबंध में अल्पोर्ट महोदय का कहना था कि केंद्रीय प्रवृत्ति समाज या संस्कृति के सभी व्यक्तियों में इस प्रकार के प्रवृत्ति या सिलगुण होते हैं, सभी व्यक्तियों में होते हैं। समाज या संस्कृति के कुछ व्यक्तियों में नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों में होते हैं और इनकी संख्या अल्पोर्ट के अनुसार 5 से 10 होती है। ठीक ना, ज़्यादा नहीं होती है, इनकी संख्या 5 से 10 ही होती है। इसके संबंध में कहना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति या केंद्रीय सिल गुण सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं और यही 4 या 5 इन्हीं 5 या 10 प्रवृत्तियों के आधार पर उसके व्यवहार की व्याख्या की जाती है और इन्हीं 5 से 10 सिल गुण या प्रवृत्ति के इर्द गिर्द उसकी पूरी व्यवहार जो क्या है दौड़ता रहता है यानी उसके व्यवहार का नियंत्रण इन्हीं 5 से 10 सिल गुणों के आधार पर उसकी व्यवहार की व्याख्या होती है। या कह सकती यही 5 और 10 ऐसे केंद्रीय प्रवृत्ति होते हैं जिनकी पटरी पर उसका व्यवहार दौड़ रहा होता है। ठीक ना, इसकी संख्या उन्होंने 5 से 10 बताई है जिसके इर्द गिर्द उसका जीवन चलता रहता है। इसके संबंध में उनका कहना था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति में हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा सक्रिय होता है, ज़्यादा उदासी हो जाता है, ज़्यादा मनोरंजनात्मक होता है, ज़्यादा इस प्रकार के और भी बहुत सारे सिल गुणों को उन्होंने बताया है जिसके आसपास व्यक्ति का संपूर्ण जीवन संचालन होता है और इन्हीं 5 से 10 सिल गुणों के आधार पर उसके व्यक्तित्व की व्याख्या होता है, उसका व्यवहार इन्हीं सिल गुणों के आधार पर नियंत्रण होता है। ठीक है, इसके उपरांत हम लोग देखेंगे जैसे सपोज कीजिए हम लोग अपने समाज में देखते हैं किसी व्यक्ति के पास सामाजिकता होता है, सक्रियता होता है, उदासी होता है, इस प्रकार के अन्य गुण होते हैं जिनके आधार पर उनके व्यवहारों की हम व्याख्या करते हैं। ठीक है, इसके उपरांत हम लोग देखेंगे गौण सिलगुण या गौण प्रवृत्ति। कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही हैं। ठीक है ना, ट्रैक्ट्स बोले या डिस्पोजिशन बोले कोई अंतर नहीं है बल्कि दोनों समानार्थक के रूप में अल्पोर्ट महोदय ने लिया है। ठीक है, तो गौण प्रवृत्ति के संबंध में अल्पोर्ट महोदय जी का कहना था कि गौण प्रवृत्ति हम उसे कहते हैं जो हमारे बाह्य जीवन से ताल्लुकात रखते हैं। ठीक ना, उनका ऐसे गुणों या ऐसे प्रवृत्ति के आधार पर हमारे व्यवहारों की व्याख्या नहीं हो सकती है और न तो इनके आधार पर हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व जो होता है वह नियंत्रण इनके आधार पर हमारा व्यक्तित्व का नियंत्रण नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं कि बाह्य जीवन में हमारा क्या होता है, हमारी त्वचा का रंग, हमारा हेयर स्टाइल, बाल रखने का ढंग, हमारा खाने का ढंग, हमारा उठने का ढंग, हमारे चलने का ढंग, इनके आधार पर हम व्यक्तित्व के व्यवहारों की व्याख्या नहीं कर सकते। ये हमारे आउटर साइड के सिल गुण हैं यानी सेकेंडरी हैं, सेकेंडरी ट्रेट्स या सेकेंडरी डिस्पोजिशन है। ये हमारे आंतरिक या मुख्य या केंद्रीय नहीं है।
जिनके आधार पर हमारे व्यवहारों की व्याख्या होती है, बल्कि ये गौण होते हैं, नगण्य होते हैं। ये हमारे जीवन के बाह्य आधार हम कह सकते हैं, जिनके आधार पर हमारे व्यवहारों की व्याख्या नहीं होती है। कोई व्यक्ति खाता कैसा है, कोई व्यक्ति उठता कैसा है, कोई बाल कैसे रखता है, कोई नाखून कैसे रखता है, कोई नेल पेंट लगाता है, कोई कलर करता है इत्यादि, ये सब हमारे व्यक्तित्व के गौण गुण हैं, जिनके आधार पर हम व्यक्तित्व की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। यही ऑलपोर्ट महोदय का कहना था कि गौणशील गुण या गौण प्रवृत्ति इस प्रकार हम कहते हैं। एक चीज़ मुझे और याद आ रही है कि ऑलपोर्ट महोदय कहते हैं कि एक ही गुण को हम कभी कभी देखते हैं तो कभी हम उसे केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं, और एक उसी गुण को हम एक दूसरे सेंस में गौण गुण कहते हैं। जैसे वो बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि सपोज कीजिए कोई व्यक्ति बहिर्मुखी है, बाह्यमुख का, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, युंग महोदय के अनुसार व्यक्तित्व के दो प्रकार हम देखे थे, पहला अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। वो बताते हैं ऑलपोर्ट महोदय कि बहिर्मुखी का जो व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है उसके लिए सामाजिकता एक केंद्रीय प्रवृत्ति हो सकती है, केंद्रीय प्रवृत्ति सामाजिकता हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति अंतर्मुखी का है, जो व्यक्ति इंट्रोवर्ट्स है, उसके लिए सामाजिकता गौण गुण है, क्योंकि वो समाज में रहना पसंद नहीं करता है। तो ऑलपोर्ट महोदय ने यह बताया है कि एक ही गुण किसी के लिए एक ही केंद्रीय प्रवृत्ति किसी के लिए हो सकता है और किसी के लिए नहीं हो सकता। ये ऑलपोर्ट महोदय ने बताया। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो को देखा है और अच्छे ढंग से समझा है। अगर आपको कुछ समझने में परेशानी या कठिनाई हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे, और या मेरा वीडियो आप लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे। जो भी अच्छा या बुरा कमेंट ज़रूर देंगे मुझे, ताकि मुझे नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें अपनी गलतियों को सुधार करूंगा। और साथ ही साथ मैं पूरी आशा करता हूं कि आगे की वीडियो देखने के लिए आप या मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद।